किसी भी देश या समाज को चलाने के लिए एक संहिता की आवश्यकता पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। मनु इस सृष्टि के पृथ्वी के पहले शासक हुए, पहले राजा हुए, तो उनको राजकाज चलाने के लिए, शासन समाज व्यवस्था चलाने के लिए एक संहिता की जरूरत थी, जिसको उन्होंने स्वयं रचा और जिसका नाम मनुस्मृति रखा गया। जैसे आज हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, उसको चलाने के लिए संविधान की जरूरत है। तो संविधान निर्माण के लिए आज़ादी के समय ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित 7 अन्य सदस्य थे। तो 7 अन्य सदस्यों और संविधान निर्मात्री अन्य समितियां भी थी, उनमें अलग लोग थे। तो उस समिति ने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का निर्माण किया, जिससे हम अपनी शासन व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को चलाते हैं। उसके और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आईपीसी है, सीआरपीसी है, और बहुत सारे समय के साथ साथ एक्ट बनते बिगड़ते रहते हैं। जैसे पहले का वैट एक्ट होता था, फिर जीएसटी एक्ट आ गया, तो ये समय के साथ साथ बनते बिगड़ते रहते हैं। तो ऐसी ही शासन व्यवस्था चलाने के लिए महर्षि मनु को भी एक कोड ऑफ कंडक्ट की, आचार संहिता की जरूरत थी, जिसको उन्होंने मनुस्मृति के नाम से बनाया। तो अब हम स्टडी करेंगे मनुस्मृति वर्सेस भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी मतलब किस मेथड से, किस प्रक्रिया से, जो रिसर्च के स्टूडेंट है वो मेथोडोलॉजी को समझते होंगे, व्हाट इज मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो मेथोडोलॉजी पार्ट है, हम दोनों की मेथोडोलॉजी समझेंगे कि कैसे इनकी रचना हुई और किन परिस्थितियों में रचना हुई। तब आगे हम दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन जो नैरेटिव समाज में सेट किए जा रहे हैं, जो धर्म विरोधी द्वारा, जो समाज विरोधी द्वारा, जो सनातन विरोधी द्वारा नैरेटिव स्टेब्लिश किए गए, उनको हम समझें। इसके लिए जरूरी है कि ये मेथोडोलॉजी दोनों की हम समझें, बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं सबसे पहले कि मनुस्मृति की रचना महर्षि मनु द्वारा की गई। इसके वो अकेले लेखक थे, अकेले रचनाकार थे। जबकि भारत का संविधान जो है वो प्रारूप समिति की देखरेख में, ड्राफ्टिंग कमेटी की देखरेख में लिखा गया, जिसके अध्यक्ष अम्बेडकर जी थे और उनके साथ 6 अन्य लोग थे। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी सोच समझ के, बहुत डिस्कशंस के बाद, बहुत डिबेट्स के बाद, एक एक एक्ट पर, एक एक नियम पर बहुत सारी चर्चा हुई, लंबी लंबी बहसें हुई। उन बहसों के बाद भारत का संविधान बन करके सामने आया। महर्षि मनु सृष्टि के न केवल पहले राजा थे, पहले शासक थे, वरन वो बहुत ही ज्ञानी भी थे। और उनको ब्रह्मा जी से वेद त्रयी, 3 वेद प्राप्त हुए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 3 वेद यानी वेद त्रयी उनको प्राप्त हुई थी। तो वो अपने आप में बहुत ज्ञाता व्यक्ति थे। तो उन्होंने उस समय की शासन व्यवस्था को लिए, समाज व्यवस्था को चलाने के लिए मनुस्मृति की रचना की। पहला, अब कोई भी ग्रंथ होता है, 2 तरह के ग्रंथों की रचना होती है। एक ग्रंथ होते हैं जो आपकी अपनी निजी रचनाएं होती हैं, जिनको आप जो है, जैसे कोई उपन्यास है, कथा कहानी है, कविता संग्रह, तो वो निजी होता है, उसको आदमी स्वयं बैठता है और लिख देता है। लेकिन दूसरे प्रकार के जो ग्रंथ होते हैं वो शोधात्मक ग्रंथ होते हैं, और संहिताएं, कॉन्स्टिट्यूशन, नियम के आधार पर जो बनते हैं, उनकी रचना के लिए कोई ना कोई संदर्भ ग्रंथ था, तो कोई रेफरेंस बुक्स होती हैं। तो ऐसे ही रेफरेंस बुक, जैसे भारत का संविधान लिखा गया, तो भारत का संविधान विभिन्न देशों के संविधानों के आधार पर बन गया है। अलग अलग देशों के, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, कनाडा का संविधान, इवन साउथ अफ्रीका का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, उन संविधानों से कई चीजों को, कहीं से हमने कंकरेंट लिस्ट ली, कहीं से हमने जो है डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स लिए, कहीं से हमने मॉरल ड्यूटीज लिया। तो ऐसे ऐसे हमने उन रेफरेंस बुक्स के आधार पर भारत का संविधान तैयार किया। ऐसे ही जब भगवान मनु, महर्षि मनु ने जब मनुस्मृति की रचना की, तो उनके पास जो संदर्भ ग्रंथ थे, वेद त्रय और श्रीमद् भगवद गीता मनुस्मृति के मुख्य संदर्भ ग्रंथ थे। अब यहाँ ये स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि मनु सृष्टि के आदि शासक थे, वो सबसे पहले शासक थे। उनका जन्म सतयुग के भी प्रारंभ में हुआ, और सतयुग के प्रारंभ में उन्होंने मनुस्मृति की रचना की। जो आधुनिक लेखक भी हैं, आधुनिक जो हमारी संस्कृति को, सनातन संस्कृति की पुरातनता को सिरे से नकारने के एडिक्टेड हैं, उन लोगों द्वारा भी ये स्वीकार किया गया कि मनुस्मृति इज द फर्स्ट स्मृति, मनुस्मृति वो प्रथम स्मृति है। तो वो भी ये स्वीकार करते हैं। तो इसलिए हम यही मानेंगे कि मनु सतयुग के प्रारंभ में हुए, और उन्होंने सृष्टि का शासन चलाने के लिए मनुस्मृति की रचना की। और मैं आपको बता रहा हूं कि श्रीमद् भगवद गीता भी इसका रेफरेंस ग्रंथ था। तो ये कैसे संभव है? ये तो 5000 साल पहले, लगभग 5200 कुछ वर्ष पहले
कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया गीता का, जिसको लिपिबद्ध किया गया महर्षि वेदव्यास द्वारा। तो ये इनका रेफरेंस बुक कैसे थी ये हम बताएंगे। इसके लिए मैं आपको दृष्टांत दूंगा, आप उसको समझेंगे। ये मेरे पास श्रीमद् भगवत गीता है, इसका ये चौथा अध्याय है। चौथे अध्याय का पहला श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस अमर विद्या का उपदेश यानी गीता का उपदेश सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया। भगवान सूर्य को उन्होंने उपदेश दिया। विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश राजा इक्ष्वाकु को दिया। समझ में आई बात? तो यहां हम कह रहे हैं इस आधार पे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु ने सूर्य को सबसे पहले उपदेश दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने फिर जो है रघुकुल के संस्थापक इक्ष्वाकु को ये उपदेश दिया। तो इसलिए ये सिद्ध है कि उनका जो रेफरेंस बुक थी वो वेद त्रयी और श्रीमद् भगवत गीता ही थी। ये हम आगे दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे श्रीमद् भगवत गीता पर ही आधारित है, वेद और श्रीमद् भगवत गीता पर कैसे ये आधारित है मनुस्मृति, ये हम साबित करेंगे उन्हीं के रेफरेंस से। तो ये बात की वीडियो में आप देखेंगे। अब इसमें आता है नेक्स्ट जो चीज आती है, दैट इज डिस्टोर्शंस एंड अमेंडमेंट्स। डिस्टोर्शंस एंड अमेंडमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम दोनों के बारे में आते हैं। अब जैसे डिस्टोर्शंस किसी प्रिवेलिंग कोड ऑफ कंडक्ट में, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी शासन संचालक निर्देशिका में कोई भी जो अमेंडमेंट होता है या उसमें जो कोई विकृति होती है वो अधिकार प्राप्त समूह के द्वारा ही संभव है। जैसे भारत के संविधान में अगर कोई अमेंडमेंट होना है तो उसको कौन करेगा? अधिकार प्राप्त समूह कौन है? हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, अधिकार प्राप्त समूह द्वारा संविधान में अमेंडमेंट किए जाते हैं। किसके लिए कहते हैं? फॉर प्रोटेक्टिंग पीपल्स राइट, जन अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके रक्षण के लिए संविधान में अधिकार प्राप्त समूह द्वारा संशोधन किया जाता है। मनुस्मृति का विरूपण कैसे हुआ? मनुस्मृति का विरूपण भी अधिकार प्राप्त समूह द्वारा ही किया गया। दो तरह के लोगों द्वारा इसका हुआ, वो हमने इंट्रो में आपको बताया था। अधिकार प्राप्त समूह कौन था? ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण वर्ग के हाथ में अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना, ये 6 कर्तव्य ब्राह्मण के बताए गए हैं। तो उसी के हाथ में ये था, तो अधिकार प्राप्त समूह था। तो उसने फॉर प्रोटेक्टिंग पर्सनल राइट्स, अपने और अपने समूह के लिए, ब्राह्मणों के क्षेत्र विशेषाधिकारों के लिए उन्होंने इसमें विरूपण किया। दूसरा विरूपण हमने आपको बताया था कि मनुस्मृति में जो विरूपण हुआ वो 2 लेवल पे हुआ। पहला जो धर्मी थे और दूसरा जो विधर्मी थे। धर्मी और विधर्मी लोगों द्वारा इसमें मनुस्मृति में विरूपण किए गए। धर्मी लोग वो थे जो मनु महाराज के का जो क्राइटेरिया था, मनुस्मृति ने जन्म आधारित व्यवस्था को निषिद्ध किया है। मनु ने कर्म के आधार पर वर्ण का विवरण किया है। उन्होंने वर्ण का क्लास जो वर्गीकरण है वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये उनके कर्मों के आधार पर किया है। ये मनुस्मृति से बिल्कुल स्पष्ट है। और उनकी, क्योंकि जो संदर्भ ग्रंथ है, पहला संदर्भ ग्रंथ उनका कौन था? वेद था। तो वेद में कहीं भी आप समझते हैं कहीं जाति व्यवस्था है ही नहीं। वेद के अंदर ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार वर्ण व्यवस्था का वर्णन आता है, जो कि कर्म के आधार पर थी। जैसे विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण से थे, लेकिन अपने ज्ञान, योग, तप के आधार पर वो ब्राह्मण हुए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो वेद में कहीं जाति नहीं है, इसलिए जाति का कोई मतलब नहीं है। जब उनका संदर्भ ग्रंथ ही वेद था। श्रीमद् भगवत गीता में भी देखेंगे तो वहां भी जन्म आधारित विशेषाधिकार की कोई बात नहीं की है, वहां भी कर्म के आधार पर ही विशेषाधिकार की बात की। इसके लिए हम दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसलिए ये जो लोग थे इनको चाहिए थे विशेषाधिकार, क्योंकि अगर मैं विद्वान व्यक्ति हूं, मैं विद्वत्ता के आधार पर, ज्ञान के आधार पर पंडित हूं, ब्राह्मण हूं, और मेरा बच्चा हो गया नालायक, उनको तो कुछ आता ही नहीं है, तो मैं ये चाहूंगा कि वो शूद्र के कर्म करे। तो मैंने उसके लिए तोड़ निकाला कि जाति की बातें ला करके जाति उसमें घुसा दी, जबकि जाति वेद में है नहीं। तो जब वेद में जाति नहीं तो मनुस्मृति में जाति कहां से आई? दिस इज अ बिग क्वेश्चन।
मनु तो उसकी बात ही नहीं करते। फिर जाति पर आधारित जो बातें हैं कि शूद्र अगर सुन लेता है, वेद पढ़ लेता है, शूद्र अगर जो वीरांग पढ़ लेता है तो उसके कान में तेल डाल लो अगर सुन लेते हैं, जीव, इस तरह की जो अनर्गलन चीजें हैं कि जीव काट लो, हाथ काट लो, पैर काट लो, इस तरह की जो अनर्गलन बातें हैं वो जाति आधारित है, जाति विशेषाधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जाति वेद में नहीं है तो मनुस्मृति में जाति कहां से? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये अपने अधिकारों के, अब आप समझ सकते हैं, इसे कोरिलेट कर सकते हैं कि कैसे अपने जन्मजात जो विशेषाधिकार, जाति विशेषाधिकार को रक्षण के लिए हाल ही के दिनों में, पिछले ये मान लीजिए कि लगभग 200-400-500 वर्षों में, उसमें भी आजादी के बाद के वर्षों में आप मान के चलिए, ये सारे डिस्टोर्शंस मनुस्मृति में किए गए। दूसरे डिस्टोर्शंस जो है मनुस्मृति के अलावा, मनुस्मृति में जो डिस्टोर्शंस हुए वो विधर्मियों द्वारा। विधर्मी क्योंकि ये कौन थे? ये वो लोग थे जो 2000 वर्ष पहले ईसाइयत आई, 1400 साल पहले इस्लाम आया। तो इस तरह के जो धर्म, जो गैर सनातनी परंपराएं, जो पंथ थे, उनको अपने एक्सपेंशन के लिए एक बेस चाहिए था, एक आधार चाहिए था। उनको लोग चाहिए थे कि वो उनके मत में कन्वर्ट हो सके, उनके मत को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ सके। तो इसके लिए जरूरी था कि जो सनातन धर्म के लोग हैं उनमें जो जाति, जो इन लोगों ने कर दिया था, जो कृत्य इन्होंने कर दिया था कि जातीय, अपने जन्म आधारित जातीय विशेषाधिकारों के रक्षण के लिए जो उन्होंने कुकृत्य किया था, उसका लाभ उठाते हुए कैसे अन्य वर्णों में सनातन धर्म के प्रति घृणा का भाव लाया जा सके, कैसे उनको उससे दूर किया जा सके, वो बाकी काम, आग में घी डालने का काम इन लोगों ने कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे के बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। मनुस्मृति भी बहुत, इसके हर टॉपिक पर, इसके सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो नैरेटिव आपके दिमाग में घुस गए, उनको सबको बदल के रख देगा। और जैसे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर है भारतीय संविधान का, ऐसे ही मनुस्मृति का भी बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर। फंडामेंटल राइट्स, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें कोई सरकार अमेंडमेंट नहीं कर सकती, वो बेसिक स्ट्रक्चर भारत की न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायपालिका ने माना है। तो ऐसे ही हमने मनुस्मृति का भी बेसिक स्ट्रक्चर चिन्हित किया है जिस पर हमको मानना है। और वो जो विधर्मी लोग थे जो इसमें अपने जातीय अधिकारों के रक्षण संरक्षण के लिए काम कर रहे थे, करते उनको वो भी नहीं बदल पाए, उन पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर, क्योंकि आपके कमेंट, आपकी प्रतिक्रियाएं हमको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। और इस विषय पर जो आज तक के नैरेटिव्स हैं उनका सबका पर्दाफाश होने वाला है। आपका साथ चाहिए मित्रों, आपका सहयोग चाहिए। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, अपने कमेंट जरूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। नमस्कार।